बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही थी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, ज़रूरी है इन्वेस्टर्स के लिए और बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने अपने एनालिसिस करके तो अपने शेयर्स का हिसाब रखना होगा कि किस तरह से वो ख़रीद सकते हैं और किस तरह से उसको सेल करना होगा। तो चैप्टर नंबर 6 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और रेशोज़ का, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी फर्म किस जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे द पर्पस ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर कंटेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, इसका मकसद क्या है और इसमें ये कंटेंट्स जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। फिर आप अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय कन्वर्जेंस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कन्वर्जेंस जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसका क्यों हमें करनी ज़रूरी है, तो ये भी आप समझ पाएंगे। इसमें आप इसमें ये समझेंगे एक्सप्लेन वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट टू द फर्म्स एंड द आउटसाइड सप्लायर ऑफ द कैपिटल, कि फ़र्म के लिए अपने लिए ये ज़रूरी क्यों है इसको समझना और आउटसाइड जो सप्लायर हैं फ़र्म के उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझें। फिर आप डिफ़ाइन कर सकेंगे, कैलकुलेट एंड कैटेगराइज कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लीवरेज क्या है आपकी, आप लोन कितने ले रहे हैं, कवरेज क्या है आपकी, किस तरह से लोन को वो कवर करेंगे, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या है, प्रॉफिट रेशो आप क्या प्रॉपर कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, एक्टिविटी आपकी प्रॉपर है या नहीं है, द मेजर फाइनेंशियल रेशोज़ एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन टेल अस अबाउट द फर्म्स, और ये भी आप समझेंगे कि ये क्या हमें इसके बारे में बताती है और हम क्या समझ सकते हैं। डिफाइन, कैलकुलेट एंड डिस्कस फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल। इसमें फर्म का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल आपको पता चलेगा और कैश जो है वो उसकी क्या है, कैश फ्लो की सिचुएशन क्या है और उसके साइकिल का भी आपको पता चलेगा। देन आप जो यूज़ करेंगे रेशोज़ टू एनालाइज द फर्म हेल्थ, फर्म की हेल्थ के लिए रेशोज़ का इस्तेमाल होगा। एंड देन रिकमेंडेड रीजनेबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ फर्म। तो जो मैनेजमेंट है उसको फर्म की हेल्थ का जब पता चलेगा तो वो रीजनेबल अल्टरनेट्स यूज़ कर सकेंगे कि फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह से बेहतर हो सकती है। देन एनालाइज करेंगे फर्म्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आरओआई इसकी क्या है या आरओए क्या है, इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, दैट इज़ अर्निंग पावर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग एज द ड्यूपॉन्ट अप्रोच इस्तेमाल करने के लिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी यूज़ करेंगे। देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं ये भी आप इसमें समझेंगे। और देन यूज़ ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस एंड इंडेक्स एनालिसिस टू गेन द एडिशनल इंसाइट इनटू द फर्म्स परफॉर्मेंस। फर्म्स की परफॉर्मेंस के लिए आप इसके कॉमन साइज एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं कि किस तरह से आपने शेयर्स खरीदने हैं, किसके लिए बॉन्ड खरीदने हैं, किसका क्या करना है। आपको सप्लायर हैं तो सप्लाई देने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैनेजमेंट में है तो मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं तो शेयर होल्डर्स को भी उनके रिटर्न्स का पता चल रहा होगा कि क्या हमारा आ रहा होगा, और आप शेयर बाय करना चाह रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आज का, तो इसको अच्छे तरीके से सुनिएगा। अगर मैं दूं कि एग्जांपल दूं कि एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, एक्सटर्नली कौन यूज़ करेंगे भाई। अगर मैनेजमेंट तो चलो ठीक है उसने काम करना है, तो एक्सटर्नल कौन यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले तो ट्रेड क्रेडिटर होंगे। फोकस ऑन द लिक्विडिटी ऑफ फर्म, जब आपको कोई क्रेडिट दे रहा है, आपको माल दे रहा है उधार पे, तो वो ये चेक करेगा भाई इसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, क्या इसके पल्ले कुछ है,
कि मुझे ये रिटर्न भी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ट्रेड क्रेडिटर आपके पहले लोग होंगे जो चेक करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। देन आपके जो बॉन्ड होल्डर हैं, बॉन्ड होल्डर्स को ये फोकस करना होगा कि लॉन्ग टर्म इनके कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, कि जब मेरा बॉन्ड मैच्योरिटी पे जाएगा तो क्या इनके पास ऐसी कंपनी के पास पोजीशन होगी कि वो मुझे मैच्योर पोजीशन में पे ऑफ कर सके। देन शेयर होल्डर्स फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द फर्म, क्योंकि बेसिक बिजनेस का मकसद जो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। तो वो ये चेक करते हैं कि क्या मैक्सिमाइजेशन हो रही है वेल्थ की और फर्म की हेल्थ किस तरह से जा रही है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनल यूज़ ऑफ स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या होंगे, तो इंटरनल यूज़ में जब आपने कोई प्लान करना है, प्लानिंग के लिए जब आपके सामने एनालिसिस होंगे तो आप प्लानिंग ईजी कर सकेंगे। फोकस ऑन असेसिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसकी एंड एवेल्युएटिंग द पोटेंशियल फर्म्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कि करंट फाइनेंशियल पोजीशन से हम किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, वो आप इससे प्लानिंग कर सकेंगे। फिर जब हम कंट्रोल की बात करेंगे तो कंट्रोल में फोकस ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर वेरियस एसेट्स एंड एसेट एफिशिएंसी। तो कंट्रोल में आप जो आपके एसेट्स वर्किंग में हैं, जो ऑपरेशन में हैं, उनकी आप एफिशिएंसी चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर एफिशिएंट हैं और ये इन पे रिटर्न प्रॉपर आ रहा है, ये चेक करेंगे। देन आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स ऑफ द फंड एनालाइज द फर्म, कि जो फंड्स जिन्होंने देने हैं, जो बैंक्स हैं आपके या फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिन्होंने फ़ंड देने हैं, वो एनालिसिस करेंगे कि क्या इनको फ़ंड देना चाहिए या नहीं, ये इस काबिल हैं कि नहीं है। तो अगर मैं करूं प्राइमरी टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वो बहुत मारूफ है कि बैलेंस शीट अक्सर आप जिक्र करते होंगे, सुनते होंगे जो भी बिजनेस में है। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट होती है एक समरी ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन की ऑन अ गिवन डेट, एक स्पेसिफिक डेट पे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की वो जो समरी होती है। दैट शोज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, के जो ओनर की इक्विटीज़ और लाइबिलिटी हैं उनके इक्वल टोटल एसेट हैं कंपनी के पास। ये बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट में आपको बताएगी। देन आ जाएगी सेकंड वन है इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम स्टेटमेंट उसको कहेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा, या इनकम स्टेटमेंट अ समरी ऑफ द फर्म्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, के उसमें रेवेन्यू क्या आपको आ रहा है और आप एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, एंडिंग विद द नेट इनकम और लॉस फॉर द पीरियड, के एक स्पेसिफिक पीरियड का, सपोज 1 ईयर का आप कर सकते हैं, सेमी एनुअल कर सकते हैं, 6 महीने का कर सकते हैं, या मंथली कर सकते हैं, कि एक महीने में आपको क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपने एक्सपेंसेस किए हैं और क्या आपको रेवेन्यू आया है। अब अगर मैं बात करूं बास्केट वंडर्स, जिसको हम BW से आगे करेंगे कि बैलेंस शीट ऑफ द एसेट साइड क्या होगी, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, बास्केट वंडर्स बैलेंस शीट इन थाउजेंड्स है December 31, 2007, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट है December 31 की डेट की ये अब बैलेंस शीट होगी। तो इसमें मसलन एसेट्स होंगे जिनमें कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड टैक्सेस हैं और करंट एसेट्स, ये सारे मिलके करंट एसेट बन जाएंगे। फिर फिक्स एसेट होंगे, फिक्स एसेट में से लेस अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालेंगे, जैसे कि हमारी मशीनरी है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेप्रीसिएट हो रही है, तो अब उसमें डेप्रीसिएशन जितनी इकट्ठी हो गई है, अकामुलेट हो गई है, वो उसमें माइनस करके तो बाकी फिक्स एसेट की वैल्यू होगी। तो इस तरह से नेट फिक्स एसेट आ जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट्स आके तो टोटल एसेट्स जो आपके वो इसमें शो हो जाएंगे। इस तरह से आपकी ये बैलेंस शीट की वो साइड है जिसमें आपके टोटल एसेट्स आ रहे होंगे। तो हम हाउ द फर्म स्टैंड्स ऑन द स्पेसिफिक डेट, के इस डेट को 31 दिसंबर को ये कहाँ खड़ी है, इसकी क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, व्हाट BW ओन्ड, के उसने क्या उसके पास है, वो क्या अपने पास रखती है, अमाउंट ओन्ड बाय द कस्टमर्स के पास कितनी इसकी अमाउंट है, फ्यूचर एक्सपेंसेस आइटम ऑलरेडी पेड, जो इनके फ्यूचर एक्सपेंसेस का जो फिक्र होता है कि ये हमने पे करने हैं, फिर एक्सपेंस पे होंगे तो निकल जाएंगे, ऑलरेडी उसने कितने पे कर दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं। कैश लाइकली कन्वर्टिबल टू कैश विद इन 1 ईयर, तो कैश की तरह की चीज़ें कितनी हैं कि जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्टिबल हो जाए कैश में, ठीक है। देन ओरिजिनल अमाउंट पेड
क्या है और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर उसमें से कितने निकल गए हैं किसी एसेट के लिए। तो उसके बाद आ जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा नोट्स पेएबल, मीन ये है कि आपने कितने नोट्स पेएबल देने हैं, अकाउंट पेएबल आपके कितने हैं, एक्रूड टैक्सेस जो पे कर दिए करने हैं अभी आपने कितने हैं, अदर एक्रूड लाइबिलिटीज़ क्या हैं। तो इस तरह से सारी मिलके करंट लाइबिलिटी बन जाएंगी कि ये $500 की हैं। फिर हम अगर लॉन्ग डेट की बात करें तो शेयर होल्डर्स लॉन्ग डेट क्या हैं, जो आपने बॉन्ड्स या लॉन्ग टर्म कोई आपने लोन्स लिए हुए हैं। शेयर होल्डर्स की इक्विटी क्या है, कॉमन स्टॉक कितना है, फिर उसमें अगर आपके पास कैपिटल में रिटेन अर्निंग है वो कितनी है। तो इस तरह से टोटल इक्विटी बन जाएगी। तो सारे मिलके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और इक्विटी मिलके तो टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी जो है ये एसेट्स के इक्वल होगी। तो इसमें हम जो चीज़ देख रहे हैं वो नोट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ये तो आपकी बात हो गई। देन व्हाट BW ओन्स एंड ओनरशिप पोजीशन, इसके पास क्या चीज़ें हैं, इसकी कितनी ओनरशिप की पोजीशन है, ओन सप्लायर एंड गुड्स सर्विसेज कितने हैं, अनपेड वेजेस कितनी हैं जो इसने पेएबल अभी करनी है, सैलरीज कितनी देनी है, डेट पेएबल जो लेस देन 1 ईयर के हैं, डेट पेएबल जो ग्रेटर देन 1 ईयर के हैं, और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी है, और अर्निंग री इन्वेस्ट इसने कितनी कर दी है। मीन ये दोनों बैलेंस शीट की साइड्स होंगी, एक साइड्स पे एसेट्स होंगे एसेट, और दूसरी साइड जो होगी वो उसमें इसके आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ और उसकी आ जाएंगी इक्विटी आ जाएगी। तो वो दोनों चीज़ें इसमें हो जाएंगी और टोटल इसके बारे में बताया जाएगा। तो अब आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारी नेट सेल्स होती हैं कितनी हैं, और नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, जितनी टोटल सेल हुई और फिर उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जीपी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद आता है। अब जीबी में से आप SG&A एक्सपेंसेस निकालेंगे, उसमें फिर अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स आपकी आ जाएगी टोटल कितनी है, फिर उसमें एक्सपेंसेस बाकी निकालने के बाद टोटल इनकम टैक्स आपका कितना बढ़ेगा। टोटल इनकम टैक्स जो होगा वो अपना नेट प्रॉफिट पे होगा। नेट प्रॉफिट में आप इनकम टैक्स निकालने के बाद फिर देन बाकी जो होगा कि कैश डिविडेंड के लिए कितना आपने रख लिया और रिटेन अर्निंग को कितना चला जाएगा। तो इसमें क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द टाइम पीरियड के इनकम टैक्स रिटर्न में हमें ये पता चलता है, और सॉरी इनकम टैक्स स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। रिसीव्ड आर रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर हमारे कितने हैं, सेल्स कॉमन एडवांसेस एंड ऑफिसर सैलरी कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, कॉस्ट ऑफ बारोड फंड कितने हैं, टैक्सेबल इनकम कितनी है, और अमाउंट अर्न फॉर द शेयर होल्डर्स कितनी हमने शेयर होल्डर्स के लिए अर्न की एक कंपनी में। तो आपके पास दो चीज़ें जो पहले ही आपने बड़ी अच्छी तरह सुन रखी हैं, एक बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सारी एक स्पेसिफिक डे को आ जाएगी, और दूसरी होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, उसमें भी आपकी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आ जाएगा कि टोटल आपका इतने पीरियड का ये प्रॉफिट आ रहा है। ये दोनों चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो अब इन पे आप अपनी फाइनेंशियल रेशोज़ के लिए इनको यूज़ कर सकेंगे। तो वो क्या होती है जी फाइनेंशियल रेशोज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको गौर से सुनिएगा। फाइनेंशियल रेशो इज़ एन इंडेक्स दैट रिलेट टू अकाउंटिंग नंबर्स, कि ये फाइनेंशियल रेशो जो है दो अकाउंटिंग नंबर को रिलेट करता है। मसलन किसको, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से रिलेट कर सकता है, टोटल नेट प्रॉफिट को टोटल सेल से कर सकता है। ये दोनों जो फिगर होंगी ये दोनों ली जाएंगी इसमें बैंक स्टेटमेंट से या इनकम टैक्स स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से। दैट रिलेट टू अकाउंटिंग नंबर्स एंड ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग वन नंबर बाय द अदर। तो इसमें कैसे ऑब्टेन होगा, एक नंबर को दूसरे पे डिवाइड करेंगे। टाइप ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, इंटरनल कंपैरिजन एक तो हो सकता है कि जो अपनी ही इंडस्ट्री के अपने ही साथ वो हम उसको करते हैं कि सपोज जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो अगर निकालनी है या करंट रेशो निकालनी है तो अपने ही अंदर से इसको कंपैरिजन करेंगे। और दूसरा एक्सटर्नल कंपैरिजन करेंगे कि हमारी जो पीयर इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारे जैसी बाकी इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं, जो टोटल इंडस्ट्री लेवल पे हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो इस तरह से हम इनकी दो की रेशोज़ निकालेंगे। अगर हम एक्सटर्नल कंपैरिजन एंड सोर्स ऑफ इंडस्ट्री रेशो की बात करें तो दिस इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ द रेशोज ऑफ वन फर्म विद दोज ऑफ द सिमिलर फर्म्स।
कि हम अपनी किसी सिमिलर फर्म के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, आर विद इंडस्ट्री एवरेजेस, जहाँ के टोटल इंडस्ट्री की एवरेज के साथ करते हैं। सिमिलरिटी इज़ इम्पोर्टेंट एज वन शुड कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल। तो इस तरह से होनी चाहिए कि एप्पल्स टू एप्पल होनी चाहिए, ये ना हो कि एप्पल टू गावा आप कर रहे हो या एप्पल टू इसका गंदम कर रहे हो। ये चीज़ें आपने देख के उसका कंपैरिजन करना है। तो एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको दूं तो फिर रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशन है एक, कि रिस्क मैनेजमेंट इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है, इसकी एसोसिएशन हो सकती है। डन एंड ब्रेड स्ट्रीट एलएमएस ऑफ द बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेशो जो निकालेंगे। अब रेशोज़ में सबसे मरूफ और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो पहले आती है, वो है लिक्विडिटी रेशो, कि हमारे पास हम कितना लोन पे चल रहे हैं और कितना हमारे पास एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसको बैलेंस शीट और लिक्विडिटी रेशोज़ कहते हैं। बैलेंस शीट रेशोज़ और लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो क्या है कि आपके पास टोटल करंट एसेट कितने हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है। मतलब जो करंट एसेट्स हैं वो ओवरकम कर सकते हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज़ को। तो जो हमारे पास बास्केट वॉन्डर्स की 31 दिसंबर 2007 की है, उसमें अगर हम बात करें करंट एसेट हमारे पास हैं $1195 के और करंट लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास $500 की। तो इसका मतलब हमारी आ गई 2.39। तो ये एक अच्छी रेशो है कि एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। तो 2.39 है, ये गुड है। शोज़ अ फर्म्स एबिलिटी टू कवर्स द करंट लाइबिलिटी विद इस करंट एसेट, कि वो फर्म जो है अपनी करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो अपने करंट एसेट से कवर कर सकती है, कवर करने के उससे 2.39 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसको हम अगर लिक्विडिटी रेशो का कंपैरिजन करें तो रेशो करंट रेशो जो है ईयर वाइज अगर हम चलें तो ईयर वाइज 2007, 6 और 3 में तो BW की दूसरी अपनी इंडस्ट्री के साथ क्या आ रही है, कि बाकी इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन किस तरह है कि अगर हम 2007 में करें तो 2.39 है, तो इंडस्ट्री में 2.15 है। इसका मतलब है इसकी पोजीशन गुड है, बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन से अच्छी रेशो इसकी है कि इसकी अपनी लाइबिलिटी कवरेज रेशो अच्छी है। अगर 2006 में करें तो उसमें भी 2.26 है और 2.09 है इंडस्ट्री में, तो इसका मतलब है उसमें भी कवरेज रेशो अच्छी है। लेकिन 2005 में जो इंडस्ट्री के मुकाबले में कम है और वैसे भी टोटल ओवरऑल में ज़रा इसकी कम है, एटलीस्ट 2 जो है वो बेहतर समझी जाती है। 1.91 है और ये 2.01 है। तो रेशो इज स्ट्रॉन्ग दैन द इंडस्ट्री एवरेज। तो ओवरऑल जो है रेशो इंडस्ट्रियल एवरेज के इसकी स्ट्रॉन्ग है। अब हम अगर लिक्विडिटी रेशो की बात करें, एसेट क्विक रेशो, जो एसेट क्विक रेशो होती है बेसिकली इसमें ये करते हैं कि करंट एसेट में से इन्वेंट्री हम निकाल देते हैं, कि बिल्कुल करंट एसेट्स जो बन जाते हैं, लिक्विड एसेट्स जो हैं उनमें करंट एसेट में से इन्वेंट्री निकालें तो बाकी करंट लाइबिलिटीज़ के साथ अगर इसकी रेशो देखेंगे तो इसको हम कहते हैं एसेट टेस्ट क्विक रेशो, बैलेंस शीट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। तो फॉर बास्केट वॉन्डर दिसंबर 31, 2007 में इसकी हम जब इसको इन्वेंट्री में निकाल के देखते हैं तो 1 है। तो 1 जो है ये ठीक है, इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए कि ऐसे क्विक एसेट रेशो जो है, एसेट टेस्ट रेशो जो है, क्विक रेशो जो है वो 1 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। शो ऑफ फर्म्स एबिलिटी टू मीट करंट लाइबिलिटी विद द मोस्ट लिक्विड एसेट, के मोस्ट लिक्विड एसेट्स के साथ वो अपनी करंट लाइबिलिटी कवर कर सकती है। अब लिक्विडिटी रेशो का अगर हम कंपैरिजन करें इंडस्ट्रीज़ के साथ के एसेट टेस्ट जो हमारी रेशोज़ हैं इन 3 सालों की, वो देखें इसमें 1 है लेकिन इंडस्ट्री में 1.25 है। इसका मतलब है इंडस्ट्री में बेहतर है। 6 में भी 1.0 है, इसमें 2.3 है, ज़्यादा है इसमें है। तो इसका रेशो इज़ वीकर दैन द इंडस्ट्री एवरेज, कि जो ओवरऑल उसकी सिमिलर इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो सिमिलर इंडस्ट्रीज से कुछ वीकर है एसेट टेस्ट रेशो। तो ये थी इसके हवाले से। अब अगर हम समरी बयान करें ऑफ द लिक्विडिटी रेशो कंपैरिजन, तो रेशो BW की और इंडस्ट्रीज़ की जो करंट है 2.39 है और इसकी 2.15 है। तो इसका मतलब है करंट रेशो जो है वो इंडस्ट्री से बेहतर है, लेकिन एसेट टेस्ट रेशो जो है 1 पॉइंट है और 1.25 है, तो वो रेशो जो है अच्छी नहीं है इसकी इंडस्ट्री के मुकाबले में। स्ट्रॉन्ग करंट रेशो एंड वीक एसेट टेस्ट रेशो इंडिकेट्स द पोटेंशियल प्रॉब्लम इन द इन्वेंट्रीज अकाउंट। इसका मतलब है कि इन्वेंट्री का जो अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि करंट तो बेहतर है हमने क्योंकि एसेट टेस्ट में इन्वेंट्री निकाली थी। नोट दैट दिस इंडस्ट्री हैज़ रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज। तो मतलब ये है कि इन्होंने हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज रखी हुई है। अब जब हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज रखेंगे
तो इनको क्या प्रॉब्लम होगी, इनको हैंडलिंग की प्रॉब्लम हो रही होगी, इन्वेंट्री ज़्यादा रखी होगी, रिसोर्सेज इन्वेंट्री में ज़्यादा रखे होंगे, तो इनकी जो इन्होंने सप्लाई चेन बनाई है उसमें ज़रा कहीं प्रॉब्लम होगी कि इधर हैंडलिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। इससे ये एनालिसिस निकलता है, ये बेहतर की जा सकती है। अब अगर हम करंट रेशो और ट्रेंड एनालिसिस कंपैरिजन करें तो हम BW और इंडस्ट्री लेवल पे हम चलेंगे तो वो देख रहे हैं हम के रेशो का जो वैल्यूज़ हैं एनालिसिस में, आपने देखा 2005 में कम थी, तो BW की कम थी इंडस्ट्री लेवल से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने क्रॉस कर लिया और अब 2007 में जो है इंडस्ट्री की कम है और BW की ज़्यादा है रेशो वैल्यू एनालिसिस ईयर्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें। इसी तरह एसेट टेस्ट रेशो की हम बात करें अगर कंपैरिजन, तो एसेट टेस्ट में जो BW की है वो हमेशा कम रही है, 1 से नीचे नीचे रही है, और इंडस्ट्री की इसके ऊपर रही है, तो ये इसकी रेशो के कंपैरिजन है। अब हम समरी ऑफ द लिक्विडिटी ट्रेंड एनालिसिस की अगर बात करें, द करंट रेशो फॉर BW हैज़ बिन राइजिंग एट द सेम टाइम एंड द एसेट टेस्ट रेशो हैज़ बिन डिक्लाइनिंग। एसेट टेस्ट कम हो रही है लेकिन वो ज़्यादा हो रही है करंट रेशो। द करंट रेशो फॉर द इंडस्ट्री हैज़ बिन राइजिंग स्लोली एट द सेम टाइम द एसेट टेस्ट रेशो हैज़ बिन रिलेटिवली स्टेबल है, और दिस इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्रीज आर सिग्निफिकेंटली प्रॉब्लम फॉर BW के लिए इन्वेंट्रीज प्रॉब्लम है, इसके लिए इसकी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, इसके सप्लायर्स और इनको कि क्यों इन्वेंट्री का इस तरह से मिस हैंडल हो रहा है। अब ये थी करंट रेशो तक का हमारा ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे आएंगे लीवरेज के। लीवरेज ये है कि आपके डेट टू इक्विटी रेशो क्या चल रही है, डेट कितने ले रहे हैं, कितने लोन्स पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो इसको हम करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज रेशो जो है उसमें बैलेंस शीट और फाइनेंशियल लीवरेज रेशो की डेट टू इक्विटी रेशो क्या है कि टोटल डेट कितना है, टोटल लोन्स हमारे कितने हैं, और शेयर होल्डर्स इक्विटी टोटल कितनी है। तो फॉर बास्केट बॉन्डर्स December 31, 2007 को अगर हम देखें तो 1030 जो है हमारी टोटल डेट है और 1139 जो है ये हमारी इक्विटी है। तो इट्स मीन के डेट जो है इक्विटी से टोटल में कम है, यानी कि 90% है इक्विटी के डेट। शोज दैट एक्सटेंट टू विच द फर्म्स फाइनेंस बाय डेट, कि किस एक्सटेंट तक, 90% तक वो फाइनेंस हो रही है। अब फाइनेंशियल लीवरेज रेशो का कंपैरिजन अगर हम करते हैं डेट टू इक्विटी रेशो में, तो जो BW की हम अगर इंडस्ट्री लेवल के साथ करें तो BW की 2007 में इंडस्ट्री के इक्वल है, 2006 में इंडस्ट्री से कम है, और 2008 में भी कम है, 5 में भी कम है लिक्विड। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी उसकी लोन पे कम चल रही है, उसकी इक्विटी ज़्यादा है। BW हैज़ एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज, के डेट यूटिलाइजेशन जो है वो कम है उसकी उससे इंडस्ट्री से। अब हम फाइनेंशियल लीवरेज रेशोज़ की अगर डेट टू टोटल एसेट्स की बात करें कि उसके पास डेट कितने हैं और उसके टोटल एसेट्स कितने हैं, तो वो डेट टू टोटल एसेट टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आता है। तो इसको बास्केट बाउंडर्स की जो हम अगर करेंगे तो हमारे पास टोटल डेट है $1030 और टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 2169। इसका मतलब है कि डॉलर्स हमारे पास एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स ज़्यादा हैं तो हमारा जो 47% जो है एसेट्स का वो लोन पे है। तो शोज़ दैट परसेंटेज ऑफ द फर्म्स एसेट दैट आर सपोर्टेड बाय द डेट फाइनेंसिंग, तो डेट फाइनेंसिंग हमारी कितनी है, तकरीबन 47% है एसेट्स के। तो अगर हम इसको इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करें कि फाइनेंशियल लीवरेज की जो है पूरी इंडस्ट्री के साथ क्या रेशो है, तो 2007 का जो ईयर है उसमें 47 है, 47 है, लेकिन 2005 में जो है 45 है। इट्स मीन कि इसमें इसका डेट और कम था, एसेट्स ज़्यादा थे। BW हैव एवरेज डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री, ये इसके साथ इंडस्ट्री के आ गया है। तो फाइनेंशियल लीवरेज की अगर हम बात करें बैलेंस शीट और फाइनेंशियल लीवरेज रेशो की, तो टोटल कैपिटलाइजेशन दैट इज़ डेट प्लस इक्विटी की अगर बात करें तो टोटल डेट जो है, टोटल कैपिटलाइजेशन जो वर्किंग कैपिटल है जो सिस्टम में चल रहा है, वर्किंग कैपिटल जिसमें टोटल डेट भी है और इक्विटी है, तो उसकी क्या रेशो है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास
1030 और 1669 है इसके टोटल कैपिटलाइजेशन। तो 0.6% जो है कैपिटलाइजेशन का वो हमारा डेट पे चल रहा है। शोज रिलेटिवली इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफ द लाइबिलिटी। इसमें इक्विटी आ रही है, लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी की जो बात कर रही है, तो इसमें इससे इतने % है। तो इसको हम अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें कि फाइनेंशियल लीवरेज की कंपैरिजन करें तो ये 62% है, इंडस्ट्री में 60 है, 6 में 62, 61, 67 और 60। इसका मतलब है कि ये हमारे जो डेट हैं वो ज़्यादा हैं इसमें इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। एवरेज लॉन्ग टर्म डेट यूटिलाइजेशन रिलेटिव टू इंडस्ट्री एवरेज ये हमें बता रही है। अब हम बात करेंगे कवरेज रेशो की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस कवरेज रेशो में। तो इसमें जब इसको सारी रेशोज़ में जिससे हम एनालिसिस करके ना अपना सारा काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर इनकम टैक्स रेशोज़ और कवरेज रेशोज़ की बात करें तो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स हमारे पास क्या है और इंटरेस्ट चार्जेस क्या है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इसकी अब जब हमने इस डेट को देखा तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स 210 है और इंटरेस्ट चार्जेस हमारे पास 59 है। इसका मतलब है कि हमारा जो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स जो है 3.56 है टाइम्स उससे ज़्यादा है। इंडिकेट फर्म्स एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट चार्जेस, कि वो उसको इंटरेस्ट चार्जेस को कवर कर सकती है। तो अब कवरेज रेशो को कंपैरिजन अब हम करें अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशो से, तो इसका जो ईयर्स के हिसाब से BW जो है इसका 3.56 है और इंडस्ट्री का 5.19 है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट इसका कम है, इंडस्ट्री में ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह 2006 में भी कम है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स और इस इंडस्ट्री का ज़्यादा है। लेकिन ये 2005 में अच्छा था, इसमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा था और इंडस्ट्री में कम था। BW हैज़ बिलो एवरेज इंटरेस्ट कवरेज रिलेटिव टू द इंडस्ट्री एवरेज पहले सालों में, लेकिन इसमें पहले में एक है। तो अगर हम इसको कवरेज रेशियोज़ के ट्रेंड को एनालिसिस करें, कंपैरिजन से अगर करें, तो ट्रेंड एनालिसिस जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का है वो BW का और ये टोटल इंडस्ट्री का है। टोटल इंडस्ट्री का तो एक लेवल पे चल रहा है, लेकिन BW की अगर हम बात करें, देखें 2005 में वो कोई 10% के करीब 10 टाइम उसका प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जो कम हो के आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ नीचे आ रहा है। तो ये है इसके कंपैरिजन एनालिसिस। तो समरी की अगर हम बात करें कवरेज ट्रेंड एनालिसिस की, तो इसमें द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर BW हैज़ बीन falling since 2005. It has been below industry average for the past 2 years. So this indicates that low earning before income tax may be a potential problem for BW। यानी कि ये एनालिसिस करने से हमें ये पता चला, इट्स मीन कि हम जो अर्न कर रहे हैं वो इंडस्ट्री लेवल से बहुत कम अर्न कर रहे हैं। तो हमें ये इस चीज़ को देखना पड़ेगा। नोट वी नो दैट डेट लेवल्स आर इन लाइन विद द इंडस्ट्री लीवरेज के साथ चल रहा है। ये थी हमारी, यहाँ तक हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे कि एक लेक्चर्स में हम एक्टिविटी रेशियो तक आ गए हैं। अब एक्टिविटी रेशियोज़ जो है ये चैप्टर 6 है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बारे में है। तो इसका हम सेकंड पार्ट में एक्टिविटी रेशियोज़ और उससे आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।